नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि। चलिए संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से पहले हम उनको जानते हैं। तो यहाँ संधि का हम पहले परिचय देंगे अच्छे से कि संधि है क्या, संधि के कार्य क्या है। तो ये सारा कुछ पहले हम संधि के बारे में जानेंगे। तो अगर संधि की बात की जाए तो संधि सम प्लस धी से मिलकर बना शब्द है। संधि किससे मिलकर, संधि इन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी से, जिसमें सम क्या है, सम संस्कृत का उपसर्ग है। सम क्या है, सम संस्कृत का उपसर्ग है। और धी क्या है, धी एक मूल शब्द है। धी का अर्थ क्या होता है, तो अगर धी के अर्थ के बारे में जाने तो जो धी का अर्थ होता है, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो धी का अर्थ क्या होता है, तो धी के अर्थ का जाने तो धी का जो अर्थ होता है, धी का अर्थ होता है, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। धी का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला। चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे। जैसे अगर बात की जाए, एक शब्द होता है, पहले है जलधि, फिर है प्योधी, फिर है बारिधि। तो अगर इसकी बात की जाए, इन शब्दों की बात की जाए, तो जलधि मतलब क्या होता है, जल प्लस धी। जल क्या है, जल प्लस धी। इसमें प्योधी में प्या प्लस धी। इसमें बारी में बारिधि में बारी प्लस धी। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये कुछ उदाहरण हमने देखे। तो पहला है हमारा जलधि। तो जलधि में अगर देखो तो पहले जल्दी का क्या होता है, जल्दी का हुआ जल प्लस धी। अगर हमने जल्दी का संधि विच्छेद किया तो जल प्लस धी। प्योदी का प्या प्लस धी। बारिधि का क्या आया, बारी प्लस धी। तो जो धी का अर्थ होता है, जो धी का अर्थ है, तो धी का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला। जो जल है यहाँ पर, प्या है यहाँ पर, बारी है, इन तीनों का अर्थ होता है जल। तो जल को धारण, अगर इसका देखा जाए तो क्या होगा, जल को धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला कौन होता है, तो अगर इनके शाब्दिक रूप की बात करें तो जल को धारण करने वाला, इसका पर्यायवाची क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, समुद्र। और समुद्र, सागर। तो ये इसके जलधि, प्योधी और बारिधि के शाब्दिक अर्थ हैं, समुद्र और सागर। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो धी शब्द है, तो वो धी शब्द का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला। प्योदी का मतलब होता है, प्योदी, इसका प्या का मतलब, बारी का मतलब भी जल होता है। तो इसका अर्थ भी क्या है, जल को धारण करने वाला। बारी का मतलब क्या होता है, इसमें भी जल, इस बारी का मतलब भी जल होता है, तो जल का धारण करने वाला। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, समुद्र और सागर। धी यहाँ पर अगर देखा जाए तो धी यहाँ पर क्या है, धी की बात अगर की जाए तो धी एक संस्कृत की धातु है। धातु, इसे
हिंदी में क्रिया कहा जाता है, इंग्लिश में इसे वर्ब कहा जाता है। तो एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि धी का अर्थ क्या होता है। धी क्या होता है? धी संस्कृत की एक धातु है जो हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है, इंग्लिश में इसे वर्ब कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए, संधि का शाब्दिक अर्थ, तो जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, दूसरा होता है सुलह, मेल सुलह, समझौता, और एक लास्ट होता है योग। तो ये संधि के कुछ शाब्दिक अर्थ हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको टिक लगा के आना है। तीसरा इसका पॉइंट क्या होगा संधि से संबंधित? तीसरा इसकी होती है परिभाषा। तो संधि की परिभाषा की यदि बात की जाए तो संधि की परिभाषा क्या होगी? तो संधि की परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल या योग को संधि कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसका अर्थ क्या होगा कि दो निकटवर्ती शब्दों के मेल के योग को कैसे देखना। जैसे एक शब्द है हमारे सामने, जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें, एक शब्द है हमारे सामने, शब्द क्या है? वो शब्द है हमारे सामने हिम प्लस आलय। तो हिम प्लस, जो हिम का अर्थ होता है क्या? हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का अर्थ होता है घर। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक हिम अलग शब्द है, एक आलय अलग शब्द है। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो इनको मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो अगर इनमें से अगर हम इनको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? हिम आलय। अभी यहाँ पर इनके बीच में संधि नहीं हुई है। तो सब परिभाषा क्या कहती है संधि की? कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को। तो निकटवर्ती वर्ण कौन से हैं? निकटवर्ती वर्ण एक ये है, निकटवर्ती वर्ण की बात अगर की जाए तो निकटवर्ती वर्ण हमारा माँ है और ये बड़ा आ है। तो जो निकटवर्ती वर्ण है, तो निकटवर्ती वर्ण के साथ अगर मात्रा देखा जाए तो निकटवर्ती वर्ण क्या है? आ। क्योंकि माँ क्या होता है? अगर माँ की बात की जाए तो माँ में के साथ आ आता है, तो इसमें ये माँ का जोड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे माँ के साथ जो स्वर है उसको हम लेंगे, और यहाँ आ एक स्वर पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बड़ा आ। तो आ प्लस आ, तो मिलके क्या बनता है? बड़ा आ। तो अब जो इसका संधि हुई है इन शब्दों के बीच में, तो नया शब्द निकल के आया है। वो नया शब्द क्या है? हिमालय। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। तो आपने देखा कि परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल या योग को संधि कहते हैं। तो निकटवर्ती वर्ण कौन सा था? माँ और बड़ा आ। तो माँ को यहाँ से माँ में से आ आया है, तो माँ में से आ क्यों आया है? क्योंकि अगर माँ को देखा जाए तो माँ के साथ स्वर लगा है आ, तो उस आ को हमने जोड़ा और इस आ को बड़ा आ को जोड़ा, तो हमें एक मात्रा मिली बड़ा आ की। तो हमने जब उसकी संधि के, तो जो हिमालय, जो अलग अलग शब्द थे हिम और आलय, तो हमें इसकी संधि करने पर एक नया शब्द मिला हिमालय। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो अब
संधि का जो चौथा पॉइंट होगा वो चौथा पॉइंट ये होगा संधि के कार्य। तो संधि के कौन कौन से कार्य हैं, तो चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए तो चौथे पॉइंट में पहले हेडिंग डालेंगे संधि के कार्य। तो संधि के कार्य की अगर बात की जाए तो संधि के कार्य में पहला पॉइंट क्या होगा कि संधि के द्वारा दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द की रचना होती है। तो संधि का पहला कार्य क्या था, संधि का पहला कार्य यह है कि दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द की रचना करते हैं। जैसा कि हमने उसमें देखा कि इस पुराने वाले इसमें देखा जाएगा तो हिमालय में क्या हुआ, तो कि ये दो पुराने शब्द थे, हिम और आलय, दो पुराने शब्द हैं जिसमें से हमने दोनों पुराने शब्दों के जो निकटवर्ती शब्द हैं, आपस में जो निकटवर्ती शब्द हैं, तो उन निकटवर्ती शब्दों के बीच में मेल कराया और मेल कराने के बाद हमें एक नया शब्द मिला जो कि क्या कहलाया, हिमालय कहलाया। ये शब्द यहाँ पर इसकी ये वर्तनी सही नहीं मानी जाएगी। तो हिमालय जो था, तो हिमालय सही तरीके से कैसा लिखा जाता है, इस तरीके से। तो जब हमने इन दोनों की संधि कराई, इन दोनों का मेल कराया निकटवर्ती वर्णों का, तो हमें यहाँ पर एक नया शब्द मिला। एक बात ध्यान रखनी है, शब्दों के मेल से एक बात ध्यान रखनी है, जब शब्द प्लस शब्द मिलते हैं, शब्दों का जब मेल होता है तो क्या होता है, शब्दों के मेल से समास बनते हैं और वर्णों के मेल से, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, वर्णों के मेल से क्या होती है, संधि। तो वर्णों के योग से संधि होती है और शब्दों के योग से क्या होता है, समास बनते हैं। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जब वर्णों का मेल होगा तो वहाँ पर संधि होगी। इसमें हमने पहला कार्य देखा कि संधि के द्वारा दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल, निकटवर्ती मतलब पास वाले, निकटवर्ती वर्णों के मेल मतलब योग, जोड़, तो मेल द्वारा नए शब्द की रचना होती है। दूसरा हमारा कार्य क्या है, दूसरा हमारा कार्य है कि नए बनने वाले शब्द की संरचना को छोटा करना। ये एक संधि का दूसरा कार्य है कि नए जो शब्द बनते हैं तो उनकी संरचना छोटी हो जाती है। अगर ये उदाहरण देखो तो इसमें इसकी संरचना कैसी थी, पहले इसकी संरचना ऐसी थी, ये शब्द अपने आप में, जैसे हिमालय ये शब्द है, तो हिमालय पहले अपने आप में कैसा, एक बड़ा शब्द था, लेकिन जब हमने संधि कराई तो संधि कराने के बाद हमें एक छोटा शब्द मिला। तो नए बनने वाले शब्द की संरचना कैसी होती है, नए बनने वाले शब्द की संरचना छोटी होती है और वो शब्द कैसे हो जाते हैं, छोटे शब्द हो जाते हैं। चलिए तीसरा कार्य जानते हैं। तीसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य है कि नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि नए शब्द है, नए शब्दों का अर्थ क्या होगा, नए शब्दों का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। तो जैसे यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, हिम, इसका जैसे हिम और आलय दो शब्द थे, एक हिम और एक आलय, ये दोनों शब्द दो अलग अलग शब्द थे। तो हिम का अर्थ क्या होता है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का अर्थ क्या होता है,
घर। तो जो एक नया शब्द बना हिमालय, तो इसका अर्थ भी वही पुराने शब्दों के जैसा ही है कि हिमालय का अर्थ क्या है, बर्फ का घर। तो तीसरा हमारा जो कार्य संधि का क्या है, तीसरा कार्य हमारा संधि का यही है कि नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार रखना। चलिए चौथा कार्य अगर देखें तो चौथा कार्य संधि का क्या है, चौथा कार्य संधि का यह है कि हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी की जो डिक्शनरी होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। अगर शब्दों का, जैसे शब्दों का जितना ज़्यादा योग होता जाए, जैसे अगर देखा जाए एक बचपन में उदाहरण होता है, तो बचपन में अगर देखा जाए बच्चों की हड्डियाँ कितनी होती हैं, बच्चों में लगभग 306, लगभग अप्रॉक्स कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो अगर बात की जाए तो लगभग 306 हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं बच्चों में। जब इनका योग हो जाता है तो ये कितनी बचती हैं, जब एक अडल्ट हो जाता है तो अगर एक अडल्ट की हड्डियाँ कितनी बचती हैं, एक अडल्ट की 206 या 208 हड्डियाँ को समथिंग होती हैं। तो अब अगर अडल्ट की बात की जाए तो अडल्ट में ये हड्डियाँ कैसे हुई, कम हो गई। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हड्डियों में क्या होता है, जोड़ हो जाता है, वो हड्डियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती है, फिर वो हड्डियाँ एक रूप में गिनी जाती हैं। मतलब फिर वो हड्डियाँ जैसे 2 होंगी तो वो हड्डियाँ कितने, एक मानी जाती है जोड़ होने के बाद। तो उसी प्रकार अगर हिंदी शब्द को जब संधि हो जाएगी तो मतलब 2 चीज़ें मिल जाएंगी, तो 2 चीज़ें मिलके एक चीज़ बना लेंगी, तो अपने आप जो संख्या होगी वो अपने आप हिंदी शब्दकोश के शब्दों की संख्या अपने आप घट जाएगी, और शब्दकोश में शब्दों की संख्या घट जाएगी तो शब्दकोश ऑटोमेटिक छोटा और कम हो जाएगा। चलिए और देखते हैं एक इसका उदाहरण, एक जैसे अगर बात की जाए इसके कार्य में, जैसे 2 शब्द है हमारे पास, एक है भाव, एक है हमारे पास दूसरा अर्थ। ये दोनों शब्द हैं, एक भाव है एक अर्थ है। तो अगर भाव और अर्थ, तो हमने संधि में क्या पढ़ा, हमने संधि में यह पढ़ा कि पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्ण। तो इसका निकटवर्ती वर्ण क्या है, इसका निकटवर्ती वर्ण है आ। इसका निकटवर्ती वर्ण क्या है, क्योंकि यह व्यंजन है तो व्यंजन को अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद में क्या मिलता है, बा प्लस आ। तो इसका जो इसके साथ जो स्वर लगा है वो क्या लगा है, आ लगा है, और इसके साथ पहले से ये स्वर है तो ये आ होगा। तो आ और आ को मिला के क्या बनता है, आ और आ को मिला के बनता है बड़ा आ। तो यहाँ से जो नया शब्द बनेगा, तो वो नया शब्द क्या बनेगा, उन पुराने 2 शब्दों से मिला के अगर नया शब्द बनेगा तो भाव अर्थ जो नया शब्द बनेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नया शब्द होगा। तो ये जो कार्य थे संधि के वो सारे कार्य यहाँ पर फिट होते हैं। तो अगर ये शब्दकोश की बात की जाए तो ये 2 अलग अलग शब्द थे, उन दोनों को शब्दों को मिला के एक शब्द कर दिया, तो हिंदी का जो शब्दकोश होगा वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे संधि के भेद के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।